हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद रिकॉर्डेड वीडियो अभी पोस्ट कर रहा हूँ। फिलहाल तो अभी लाइव चल रहा था, है ना। वीक में 2-3 वीडियोस का लाइव क्लास चल रहा था। आज मैं ये हमें रिकॉर्ड करने के डालने का मकसद यही है कि हमारा क्वालिफाई टेस्ट हो रहा है, जिसके लिए है ना बच्चे लोग टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने इस चैप्टर के लिए जो है इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ताकि वो बच्चे इसको देख सके और अच्छे से रिवीजन कर सके। तो ये जो चैप्टर आप लोग थंबनेल में देख ही रखे हो, वैसे भी इस चैप्टर का नाम है आपका परमाणु केंद्रक बोलो, परमाणु नाभिक बोलो, या कुछ भी बोलो, या रेडियोधर्मिता बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 का है, ठीक है। रेडियोधर्मिता बोलो, जो भी बोलो, चैप्टर नंबर 7, राइट ब्रो, ठीक है। चैप्टर नंबर 7। तो इस चैप्टर को शुरू किया जाए। देखो होता क्या है, शुरुआत में जब केमिस्ट्री फिजिक्स डेवलप हो रहा था, तो उस दरमियान जो है बहुत सारे साइंटिस्ट तरह तरह के से रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च में ज़रूरी नहीं था कि जो वो रिसर्च करना चाह रहे थे, जो सोच रहे थे, वही चीज़ वो उनको मिल जा रहा था। हो क्या रहा था, एक्सीडेंटली कुछ हो जा रहा है, एक्सीडेंटली कुछ हो जा रहा है, एक्सीडेंटली कुछ हो जा रहा है, मतलब अचानक से कुछ भी हो जा रहा था। तो उसी में से एक घटना घटता है। वो घटना को नाम दिया गया रेडियोधर्मिता। और रेडियोधर्मिता जो होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगे, और अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताना कि कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है। और अगर समझ में ना आए, तो कोई टॉपिक अगर समझ में ना आए तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कहीं भी आपको क्लियर कर दूँ, या फिर कमेंट में भी, कमेंट सेक्शन में भी ऑप्शन होता है कि आपको समझा दिया जाए, तो मैं वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ईगो मत रखना कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्यों पूछूँ भाई, मुझे क्या पूछना है, छोड़ दो, रहने दो। ईगो में मत लेना भाई इसे चीज, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें बेसिक चीज़ों के, तो देखो रेडियो जो सक्रियता है, एक मतलब फिजिस्ट ही थे, है ना, जो हेनरी बेक्रेल, ठीक है, AH बेक्रेल पूरा नाम था उसका, AH बेक्रेल। और फिर बाद में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड प्रोफेसर पेरी क्यूरी, ठीक है। ये मैडम क्यूरी बहुत, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मैडम क्यूरी जो हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ये किया, तो सोचो वो उनके बीच में जो, मतलब खुद भी एक साइंटिस्ट, उनके हस्बैंड भी साइंटिस्ट, कितने इंटरेस्टिंग के साथ, कितने मज़े के साथ वो लोग ये सब रिसर्चेस करते होंगे, कितने अच्छे लगते होंगे ना, है ना। तो फिजिक्स बस यहीं तक सीमित नहीं होता कि बस खो जाओ अपनी फिजिक्स की दुनिया में, ऐसा नहीं है। फिजिक्स से लव करना सीखो, और जहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहे हों, तो और वो सब्जेक्ट और आपका पार्टनर का सब्जेक्ट दोनों ही स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं भाई। तो बहुत मजा आता है, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले जो है इनका ये जो रेडियो धर्मिता है ना, रेडियो धर्मिता, ठीक है, रेडियो धर्मिता, इसका सबसे पहला खोज का श्रेय जो है वो किसे जाता है भाई, AH बैक्रेल को, है ना। आप बैक्रेल, हेनरी बैक्रेल, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, AH बैक्रेल, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बैक्रेल, ठीक है, AH बैक्रेल, है ना। तो उसके बाद जो है इनके बाद आता है, इनके बाद आते हैं मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, एवं इनके हस्बैंड पति पेरी क्यूरी, ठीक है, ठीक है। वो लोग भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये भी तो जानने। तो जब
अब हेनरी बेक्रेल की बात करते हैं। होता क्या है, हेनरी जो बेक्रेल होते हैं वो एक्सीडेंटली डिस्कवर करते हैं। एक्सीडेंटली मैंने क्या बोला, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। वो जो हेनरी बेक्रेल थे वो लाइट के बारे में, फ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं, फ्लोरेसेंस समझ में आपको अभी फिलहाल नहीं आएगा तो मैं फिलहाल अभी इसको प्रकाश के बारे में बता देता हूँ। जब वो इसके बारे में कर रहे थे रिसर्च तभी उनको ये पता चलता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कुछ ऐसा लाइट निकल रहा है जो फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो ये कर दे रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है। कुछ ऐसा किरण, कोई सब्सटेंस था, कोई पदार्थ था जिस पदार्थ से कोई किरण निकल रहा था, और वो किरण क्या कर रहा था, यहाँ पे रखा हुआ फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को वो क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। तो इसी से उन्होंने आगे का डिस्कवर किया, तो पाया कि ये कुछ ऐसे किरण हैं जो मतलब किसी चीज को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो वहां पे वो उन्होंने देखा कि तो यूरेनियम पदार्थ था जिसकी सहायता से ये किरण निकल रहा था, मतलब जिससे ये किरण निकल रहा था। ओके, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो और ये जो किरण निकला, इस किरण को बोला गया बैक्टेरियल किरण। इस किरण को बोला गया बाद में बैक्टेरियल किरण, क्योंकि उन्होंने ये मतलब खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये किरण का नाम रखा गया बैक्टेरियल किरण। लेकिन बाद में फिर बदल के ये वो बहुत सारी चीजें हुआ। उसके बाद आता है क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी। तो इन लोगों ने इस घटना को, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे कोई किरण निकलता हो और वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता हो, तो ऐसे पदार्थ से निकलने वाले मतलब किरण, है ना, किरण से ही होता है ये। तो ये घटना को उन लोगों ने नाम रखा रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। और ये सेल्फ एक तरह से ये जो है रेडियोधर्मिता एक तरह से सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता है। अब सेल्फ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझो इस बात को। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है कि खुद से पदार्थ का टूटना और टूटकर उससे कोई किरण का बाहर निकलना। खुद से पदार्थ का टूटना और टूटकर खुद से कोई किरण उससे बाहर निकलता है। ठीक है भाई, समझ में आया बात मेरा या नहीं? तो हम लोग यहाँ पर जो है रेडियो सक्रियता जो है, ठीक है, रेडियो सक्रियता का एक डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, रेडियो सक्रियता, ठीक है। तो देखो, एक अच्छा सा डेफिनेशन की बात करूं अगर मैं, तो लिखते हैं, मैं बोल सकता हूं इसको कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिनसे स्वतः अदृश्य किरणें निकलती हो, ठीक है, जिनसे अदृश्य किरणें निकलती हो, स्वतः अदृश्य किरणें निकलती हो, जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है ना। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है ना, इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। इसका एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक बात आप
याद रखना कि पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है एवेन, पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में 82 नंबर तत्व से लेके जो बाद के हैं, 82 से आगे के है ना, 82 से लेके आगे तक के जो एलिमेंट्स तत्व हैं उसमें ये घटना घटती है। याद रखना इसमें वो पदार्थ शामिल है, वो तत्व शामिल है जिसका परमाणु संख्या 82 से ऊपर है। 82 से क्या है भाई, ऊपर है। उसी में इस तरह के घटना देखने को मिलती हैं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। समझ में आया? और एक और बात याद रखना इसके कि ये जो इसके अंदर इन तत्वों के जो नाभिक होते हैं, इन तत्वों के नाभिक अनस्टेबल मतलब अस्थाई होते हैं। ठीक है, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। अब देखो इसमें फंडा क्या है, इसके अगर फंडे की बात करें तो डंडा चलाते हैं हम लोग। देखो ये एक अस्थाई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये टूटा, ये हमारा है क्या बोलते हैं इसको, मातृ नाभिक। ठीक है, नाभिक बोलो या ये बोलो, केंद्र बोलो, बात एक ही है, मातृ नाभिक है। और इस मातृ नाभिक से बहुत सारे टाइप्स के दूसरे मतलब पुत्री है ना, पुत्री नाभिकों का निर्माण होता है, नाभिकों का निर्माण होता है। और वो भी ये जो बनते हैं ना बेटा, ये जो बनते हैं ये भी अस्थाई होते हैं। ये भी क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। आपको मालूम, मतलब अस्थाई नाभिक से बना पुत्री नाभिक, अस्थाई नाभिक से बना पुत्री नाभिक, वो पुत्री नाभिक जो होता है वो भी अस्थाई ही होते हैं, वो भी अस्थाई ही होते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो देखो ये क्या होता है स्वतः, मतलब मेरी बात फिर से समझना, मैं कह रहा हूं कि ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनसे स्वतः अदृश्य किरणें निकलती है, और जो अदृश्य किरणें निकलती है ना, ये जो अदृश्य किरणें निकलती है उस किरणों के निकलने की वजह से ये जिसका एटॉमिक नंबर मान लो कि 92 है, ये एटॉमिक नंबर 92 है, वो टूटकर अलग अलग एटॉमिक नंबर में बदल जाएगा। मतलब मेरी बात में एक और बात सुनो कि जो पदार्थ टूटते हैं, जो तत्व टूटते हैं, वो तत्व टूटकर, मतलब वो तत्व से जब किरणें निकलती हैं तो वो दूसरे तत्वों के नाभिक में बदल जाते हैं। देखो ये बात आपको लोगों को पूरा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ पता है, लेकिन आप बात को फिर भी समझो। मैं क्या कह रहा हूं, एक पदार्थ है, ठीक है, एक पदार्थ जब टूट रहा है तो वो दूसरे पदार्थ में बदल जा रहा है। एक पदार्थ एकदम सिंपल सी भाषा में समझो, जब एक पदार्थ टूटता है तो वो दूसरे पदार्थों में बदल जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि 92 नंबर पर यूरेनियम है, 92 नंबर पर कौन है भाई? यूरेनियम। और जब यूरेनियम टूट रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे थोरियम बन रहा है। क्या बन रहा है? थोरियम बन रहा है। बात समझ में आई? क्या बना? थोरियम। तो ऐसा ही हो रहा है, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, जैसे आप लोगों ने ये यहां पे पढ़ा होगा, आयनिक बंध में पढ़ा होगा कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन दे देता है कोई, इलेक्ट्रॉन ले लेता है कोई, तो वो दूसरे तत्वों में बदल जाता है। वैसे ही यहां भी होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं होता, यहां पर क्या होता है एक्चुअल में, यहां पे किरण निकलती है, न्यूक्लियस ही टूट जाता है, न्यूक्लियस टूटकर दूसरे पदार्थों के न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। न्यूक्लियस यहां पर टूटकर दूसरे पदार्थों के न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। क्लियर है बात? होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दो बातें याद रखना कि ये ऐसे रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं वो 82 से ऊपर के होते हैं, 82 या 82 से ऊपर के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं तो, अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? जैसे यहाँ पर हो गया आपका एग्जाम्पल, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, प्रोटैक्टिनियम है, ठीक है, ये सब क्या है? एक्टिनियम है, ठीक है। ये पांचों तत्वों के नाम लिख देता हूं मैं।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल याद रखना बच्चा एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, मैं लिखता हूं। अच्छा हाँ ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब आप बोलोगे कि अच्छा इन पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, जो पदार्थों से स्वतः अदृश्य किरणें निकलती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जिन पदार्थों से। ठीक है, यहाँ पे जो ना लिख के यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे और, ठीक है, और जो और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, तो उस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, उस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। लेकिन उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उन पदार्थों को बेटा हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक हो गया रेडियम, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं कुछ एक 4-5 को लिखवा देता हूं, आप लोग इसको याद रखना। दूसरा हो गया प्रोटैक्टिनियम, अगला हो गया आपका थोरियम, उसके बाद हो गया रेडियम, है ना, रेडियम, उसके बाद हो गया आपका एक्टिनियम। तो ये सबको याद रखना, और भी है तो ये सबको याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर 3 तरह के किरणों के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल, और भी सारे देखो। और यहाँ पे एक और बात याद रखना कि ये जो रेडियो सक्रियता है ना, ये जो रेडियो सक्रियता है ना, ये 2 तरह से हैं। ये 2 तरह से मतलब ये क्या बात हुई? ये कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल, है ना, ये बात हुई। एक होता है प्राकृतिक तौर पर, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। हम लोग फिलहाल यहाँ पे प्राकृतिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रकृति ही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब ये ठीक है, रेडियो सक्रियता के प्रकार, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन और बोला था कि ये रेडियो सक्रियता होता क्यों है? क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई पदार्थ से, है ना, क्यों? इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकता है कि जो परमाणु जो नाभिक अस्थाई होते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसको अनस्टेबल, तो जो अस्थाई होते हैं वो उन्हीं के वजह से। और अस्थाई क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? रेडियो सक्रियता जो घटता है वो क्यों घटता है? तो इसका रीजन है परमाणु या नाभिक का अस्थाई होना। जैसा कि आपने डेफिनेशन में ही देख लिया, डेफिनेशन में देखा ना भाई, देखो क्या होते हैं, डेफिनेशन में ही बता दिया था मैंने, अस्थाई होते हैं। उसके बाद अस्थाई होते हैं। अब अस्थाई क्यों होते हैं? अस्थाई होने का रीजन है परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है ना, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो भाई ये सब बातें ना एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो है स्वतः चलती रहती है, ठीक है, और इसी मतलब नेचुरल तरीके से निकलती रहती है किरणें, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे खत्म हुआ हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, राइट, ठीक है, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़े। देखो, यहाँ पे जो रेडियो सक्रियता होती है वो 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती हैं? 3 तरह के, मतलब हम लोग अभी फिलहाल पढ़ेंगे 3 तरह से किरणें निकलती हैं, 3 तरह की किरणें निकलती है। एक किरण का नाम है अल्फा किरण, दूसरे किरण का नाम है बीटा किरण, तीसरे किरण का नाम है गामा किरण। अब अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है। तो इन सब के बारे में और डिटेल्स में और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, टेंशन एकदम मत लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं अगर अल्फा किरणों के निकलने की बात करूं, तो जिन तत्वों से अल्फा किरण निकलती है उनके बारे में बात करते हैं।
और उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे लिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है रेडियो जो है आपका, मैं क्या कह सकता हूँ, रेडियो क्लास 10 के लेवल पर सक्रियता, रेडियो सक्रिय पदार्थों से, रेडियो सक्रिय पदार्थों से 3 तरह के किरण निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं। ठीक है, 3 तरह के किरण निकलते हैं। एक किरण का नाम है भाई अल्फा। क्या? एक है अल्फा किरण। ठीक है। दूसरे किरण का नाम है बीटा किरण। ठीक है, बीटा किरण। तीसरे किरण का नाम है गामा किरण। ठीक है, क्या है भाई? गामा किरण। तो इन तीनों किरणों का तुलना करेंगे हम लोग एक एक करके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फा किरण जब निकलता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, बीटा निकलता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, और गामा निकलेगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग चार्ट बना लेते हैं ना, चार्ट बना लेते हैं, 3 चार्ट बना लेते हैं। चाट मसाला ये हो गयो है, ऐसे नहीं बनेगा, टेढ़ा बन गयो। एक, ये 2, बीच में बहुत गैप आ गया ना, थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पर गामा, है ना। अल्फा, बीटा एंड गामा। देखो अल्फा, बीटा, गामा यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ओ माय गॉड। चलो देखते हैं। तो अच्छा, एक और चीज तो मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा शॉर्ट में। नेचर की, प्रकृति की बात करें, सबसे पहले प्रकृति की बात करें। ठीक है, तो अपना अपना कलर चूज कर लेते हैं। बीटा के अल्फा जो होता है, सॉरी बीटा नहीं, अल्फा जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है भाई? धनात्मक आवेश से बनता है। किससे बनता है? धनात्मक आवेश। और ये धनात्मक आवेश से बनता है, इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे की कहानियां रची जाएंगी। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा की बात करूं तो ये होता है ऋणात्मक। अब ऋणात्मक तत्वों से बनता है ये बीटा किरणें। मेरी बात ध्यान से समझना, ऋणात्मक किरणों से बनती है, मतलब आवेश होता है इसमें। इन किरणों के अंदर ऋणात्मक आवेश होता है। अब आ जाता है हमारा गामा। गामा में कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है, ये आवेशहीन होता है। मेरी बात समझ में आई? क्या होती है? आवेशहीन। ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो बताइए भाई, बताइए मुझे। ये आवेशहीन होता है। ठीक है, यह आवेशहीन होता है। दूसरी बात करें, अगर इसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या है ना, मतलब इसकी दूसरा, अगर मैं इसकी भाग लेने वाले अवयव है ना, इसको बोलते हैं अवयव। ठीक है, अवयव की बात करें तो अवयव जो होता है इसमें हीलियम प्लस प्लस होता है। हीलियम प्लस प्लस होता है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लग रहा है ऐसा, है ना। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और ये जो होते हैं बहुत ज्यादा ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, बीटा जो है क्या बोलते हैं, उच्चतम ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन से बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब ये किरणें बनती किससे है ये मैं बता रहा हूं, ये किरणें बनती किससे है ये मैं बता रहा हूं। तो अल्फा किरण जो है वो हीलियम प्लस प्लस से बनता है, बीटा किरण उच्चतम ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जो गामा किरण है बेटा, जो गामा किरण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनता है। ठीक है, ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक रेडिएशन से बनता है। ठीक है, रेडिएशन से बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनता है। अब तीसरा पॉइंट, अब हम आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो इन लोगों का स्थिर मात्रा की बात करें, है ना, स्थिर मात्रा, स्थिर मात्रा की बात करें बेटा, स्थिर मात्रा। ठीक है, तो जो ये होता है तुम्हारा अल्फा, अल्फा का जो होता है ये इसका मास होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बीटा की बात करूं तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर मैं गामा की बात करूं, अगर मैं गामा की बात करूं तो ये जो होता है इसमें कोई मास नहीं होता, कोई ये मात्रा नहीं होता, मात्राहीन होता है ये, इसमें मात्रा नहीं होता, मात्राहीन होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं भाई इस वेग में। ठीक है, वेग में आ जाते हैं। तो वेग की बात करें बेटा, वेग की बात करें तो ये इसका वेग जो होता है अल्फा का, अल्फा किरणों का वेग जो होता है ये 10 के पावर में 7 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि देखा जाए तो 1 सेकेंड में वो 10 के पावर में 7 मीटर ट्रेवल करता है। लाइट के स्पीड से थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत कम है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इसका स्पीड देख रहे हो बहुत ज्यादा है, कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है भाई, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं बीटा किरणों के बारे में। अगर बीटा किरणों के बारे में बात करें तो इसका जो होता है वो होता है इसकी बात करें तो 2.7 इंटू 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और गामा किरण जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। गामा किरणों का जो स्पीड का लाइट के मतलब स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड का होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, सबसे ज्यादा अगर वेग की बात करें तो सबसे ज्यादा वेग किसका है भाई, गामा किरणों का, उससे कम बीटा का, और सबसे कम अल्फा किरणों का। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया आ गई, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चार्ज, आवेश, है ना, आवेश के बारे में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकृति क्या था, धनात्मक आवेश था, इसमें ऋणात्मक था, और ये आवेशहीन था। अवयव ये हीलियम से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये खुद मतलब अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। मात्रा हम लोगों ने देख लिया, वेग हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग आवेश देख लेते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश का मान, इसमें इसका आवेश का मान होता है बेटा, ठीक है, इसका आवेश का मान होता है 3.2 इंटू 10 के पावर में -19 कुलम। ये सी पता है, कुलम है, जो हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। सी क्या है बेटा, कुलम, जो चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करना, और आ रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, और आ रही है तो फिर वीडियो को शेयर करो जल्दी से अपने दोस्तों तक, है ना। इसका अच्छा एक और बात बता दूं कि ये जो है इस चैप्टर को मैं इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ाऊंगा, पहले मैं हिंदी वर्जन में करवा दे रहा हूं और फिर इसी सेम चीज को मैं इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये प्लस होगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये प्लस होगा। उसके बाद अगर मैं बीटा किरण की बात करूं तो ये होता है -1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कुलम्ब। ठीक है, और इसमें कोई आवेश होता ही नहीं है। ओहो, मैंने तो बड़े गड़बड़ी कर दियो भाई, सबको कलर चेंज करना था। हो गया।
ये क्या होता है बेटा, आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? चलो यहां तक समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं Q बाई एम, स्पेसिफिक चार्ज। देखो स्पेसिफिक चार्ज अभी आप लोग नहीं समझोगे, लेकिन आप बस ये बात को याद रखना, Q बाई एम का मान होता है, Q यहाँ पर जो है वो है आपका आवेश, आवेश का मान, और m है यहाँ पर मात्रा, यानी कि मात्रा Q ये आवेश का वैल्यू देख रहे हो, ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, मैं मार्क करूं, अगर व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूं, देखो सब में है ना, सब में। तो इन लोगों का अगर मैं Q बाई एम निकालूं तो Q मतलब ये बट्टे में M मतलब ये, अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, पहला वाला का आता है आपका 4.8 इंटू 10 के पावर में 7, ठीक है, कूलम पर केजी। ठीक है, दूसरे वाले का आता है 1.76 इंटू 10 के पावर में 11 कूलम पर केजी, और इसका तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका आवेश ही नहीं है तो भैया, तो मात्रा ही नहीं है भैया, तो इसको हम लोग बोले तो बोले ही क्या आखिर, हाँ बोले तो बोले क्या, तो कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं तरंग दैर्ध्य। देखो तरंग दैर्ध्य क्या होता है ये पहले समझाता हूं मैं। देखो तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है, मान लो ये पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, इससे कोई किरण निकला, तो ये किरण भाई, ये किरण तुम ध्यान से देखना, ये किरण जो है, ये किरण आगे आगे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बढ़ेगी ना भाई, तो इस किरण की लंबाई कितनी है, इस किरण की लंबाई कितनी है, यहाँ से आपका यहाँ, तो एक बार में वो कितना बार, है ना, जैसे यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, एक वेवलेंथ होता है, एक तरंग दैर्ध्य होता है, पूरा कंप्लीट तरंग दैर्ध्य पूरा 360 डिग्री तक को बोला जा सकता है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो एक हो गया ऐसे, फिर एक हो गया है ना, फिर एक हो गया और फिर एक हो गया, तो ये चार ऐसे 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 ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो ये पूरा जो है अगला यहाँ पे आपका पूरा ऐसे, पहले ऐसे बनाना होगा मुझे ऐसे करके। ठीक है, अब समझो, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये गया एक हुआ, फिर ये आया दो हुआ, फिर ये आया तीन हुआ, और फिर ये यहाँ पे हुआ चार हुआ, तो एक दो तीन चार, तो इन यहाँ से पूरा यहाँ तक कंप्लीट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो दूरी तय करेगी, इसको ही हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलो हाँ समझ आ गया, समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना। तरंग दैर्ध्य की बात करें, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य की भाई बात कर लें हम अगर, तो इसका कोई तरंग दैर्ध्य नहीं है, ठीक है, इसका भी नहीं है, और इसका होता है 10 की पावर -13 मीटर। ठीक है, और वो भी एक्सरे के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, उससे भी कम होता है, तो इन दोनों का तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक है विद्युत क्षेत्र और एक है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में अंतर समझो। ये जो है ना बेटा, ये अगर हम एक चार्ज क्यू रखें, तो ये अपने आसपास एक एरिया बनाएगा, ये अपने आसपास एक एरिया बनाएगा, जिस एरिया पर ये फोर्स लगाएगा। मतलब बात समझ में आ रहा है? आप एक नंगा तार लो, ठीक है, उसके ऊपर में जो वायर लगा रहता है, मतलब प्लास्टिक का, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ये सब जो वायर उसके ऊपर, मतलब तांबा के ऊपर में जो कवर चढ़ा रहता है, उसको हटा दो आप, और वो तार को सॉकेट में डाल दो, देखना इससे करंट फ्लो होना शुरू करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको नहीं छूना है, आपको नहीं छूना है भाई, डिस्क्लेमर वार्निंग, इसको नहीं छूना है आपको। ठीक है, लगा के स्विच ऑन करना है और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना है, लेकिन छूना नहीं है, नंगे हाथों से नहीं छूना है इसको। ठीक है, तो देखोगे आपको एक काम करना है, और एक सुई लेना है, सुई को जस्ट इसके सामने ऐसे करके रखना है,
जस्ट इसके सामने ऐसे करके रखना है। आप देखोगे सुई डांस करने की कोशिश करेगा, सुई जो है डांस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, छुआना नहीं है, छुआना नहीं है, डांस करेगा। अब एक काम करना, सुई को धीरे धीरे पीछे की ओर लेना, सुई को धीरे धीरे आप पीछे की ओर लेना। जब आप थोड़ा दूर लेके चले जाओगे तो ये सुई डांस करना बंद कर देगा। इसका मतलब आप क्या समझे पता है? इसका मतलब तो मैं ये समझा पाया कि भाई इससे जो करंट पास हो रहा है, मतलब जो आवेश इससे जो पास हो रहे हैं, बोले तो ये जो आवेश हैं इससे जो पास हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना दे रहे हैं, मतलब एरिया बना दे रहे हैं। और इस एरिया के अंदर अगर कोई पार्टिकल आता है, अगर कोई ऐसा कुछ आता है ना, जैसे ही आप यहाँ पे रहोगे, देख रहे हो एकदम एकदम बाउंड्री के पास जब आप रहोगे तब आपको ये लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां तक आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस डॉन के एरिया में कदम रखोगे, इस बाउंड्री पे कदम रखोगे, तो ये डॉन आपको, डॉन कौन है यहाँ पर, डॉन यहाँ पे है, डॉन यहाँ पर कौन है, डॉन यहाँ पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, आ जा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन बताएगा कि चार्जेस, आवेश किस दिशा में जा रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरह से करंट दिखाया हूं, तो चार्जेस जो है इस दिशा में जा रहे होंगे। तो ये चार्जेस ही यहाँ के इस एरिया के डॉन है। ये क्या करेगा, जैसे ही आप जैसे ही आप यहाँ पे जो है कदम रखोगे ग्रीन वाले पर, ये आपको फट से अंदर खींच लेगा, नचाएगा, ये ऊपर नीचे आपको जैसे तैसे आप करके आपको नचा सकता है। मेरी बात समझ में आई भाई? हाँ, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उसी तरह अब आप एक मैग्नेट लो, आप एक मैग्नेट लो, ठीक है, और ये मैग्नेट में आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ये मेंशन कर दो भैया, आप इसमें नॉर्थ और यहाँ पर साउथ मेंशन कर दो। अब देखोगे कि आप एक 2 रुपए का सिक्का लो, कॉइन लो, और वो 2 रुपए का कॉइन को आप एक काम करना, ये जो 2 रुपए का कॉइन लिए ना बेटा, इस 2 रुपए का कॉइन लेकर इस कॉइन को आप थोड़ा इसके पास लेकर आओ। जैसे ही आप इस यहाँ पर लेके आओगे, ये फट से अंदर खींच लेगा, है ना। लेकिन अब कहाँ से शुरू हुआ ये आपको मेजर करना है। ये मुझे लगता है ये शुरू हो रहा होगा जनरली इतने दूर से, है ना, इतने दूर से शुरू हो रहा होगा। यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया पता है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि अगर आप इस बाउंड्री के बाहर रहते हो, इस बाउंड्री के बाहर रहते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, यहां तक रहते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आने की कोशिश करते हो, तो ये जो नॉर्थ या साउथ पोल है बेटा आपको अंदर की ओर खींचना शुरू कर देगा, बेटा आपको अंदर की ओर खींचना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? हाँ मम्मी, मुझे लगता है मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। चलो, तो हम आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र में। तो अगर हम यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनाएं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करें, और अगर इस फील्ड से अगर अल्फा किरण को भेजा जाए, बीटा किरण को भेजा जाए और गामा किरण को भेजा जाए, तब तीनों के बीच में तीनों कैसे करके यहाँ पे अपना बिहेवियर दिखाएंगे, है ना। इस क्षेत्र में, इस एरिया में तीनों अपना अपना कैसा बिहेवियर दिखाएंगे वो स्टडी करेंगे आप हम लोग। मेरी बात समझ में आई? वो स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो हम आ जाते हैं विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। चलो, तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र की बात करें तो ये जो होगा, ये ऋणात्मक प्लेट की ओर, ऋणात्मक प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होगा, ठीक है, ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होगा। अरे फिर से यहाँ पे मैंने कलर वही सेम डाल दिया, ओ तेरी की, ठीक है। ओहो, यहाँ पे भी सेम, यार कहाँ मेरा ध्यान कहाँ रहता है दत्त। चलो देखो, अब हम लोग आ जाते हैं बीटा किरण। बीटा किरण में क्या होगा? बीटा किरण में देखो, ये जो है बोले पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्लेट की ओर जाएगा,
ये बीटा किरण जो है बेटा वो धनात्मक प्लेट की ओर जाएगा, धनात्मक प्लेट की ओर, ठीक है, विक्षेपित करेगा, ठीक है। और ये इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो अल्फा से ज्यादा होगा, इसमें इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावहीन, प्रभावहीन। अब आप समझो ऐसा किस तीनों में ऐसा क्यों हो रहा है, किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, किसी में धनात्मक, किसी में ऋणात्मक, ऐसा क्यों हो रहा है? पहला नंबर, विद्युत क्षेत्र में जब अल्फा किरण जा रहा है तो अल्फा किरण बना किससे है? अल्फा किरण जो है बेटा वो बना है प्लस से, तो वो माइनस की ओर भागेगा, है ना भाई, आपको तो ऑब्वियसली पता है माइनस प्लस की ओर भागता है, प्लस माइनस की ओर भागता है, प्लस प्लस की ओर थोड़ी ना भागेगा, या माइनस माइनस की ओर थोड़ी ना भागेगा। ये बात हुई, अच्छा ये बात हुई, हाँ ये बात हुई। दूसरा, अगर मैं बीटा किरण की बात करूं तो बीटा तो ऋणात्मक आवेश से बना है, देखो ऋणात्मक आवेश है ना, ऋणात्मक आवेश से बना, इलेक्ट्रॉन से बना है, तो वो धनात्मक प्लेट की ओर भागेगा। अब जाहिर सी बात है ना भाई, धनात्मक प्लेट की ओर भागेगा। और इसमें भाई अगर इसकी बात करें गामा की, तो गामा में तो भाई कोई आवेश ही नहीं है, गामा में तो कोई आवेश ही नहीं है बेटा, तो ये भागेगा किधर? तो ये भागेगा किधर? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, हाँ मम्मी, चुंबकीय क्षेत्र बहुत छोटा लिखा है मैंने, खैर समझ में आ गया होगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की पहले नंबर बात करें अल्फा का, तो अल्फा पर जो होता है इसमें बहुत कम, है ना, कम विक्षेपण होता है, इसमें कम विक्षेपण होता है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो इसमें अल्फा से ज्यादा होता है, इससे अल्फा से ज्यादा होता है, ज्यादा, ठीक है। और इसमें जो होता है ये अभी भी प्रभावहीन होता है, ये अभी भी प्रभावहीन होता है, ठीक है, ये अभी भी क्या होता है भाई? प्रभावहीन। ये अभी भी प्रभावहीन होता है। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट्स पढ़े? हम लोगों ने पढ़े प्रकृति, अवयव, स्थिर मात्रा, वेग, आवेश, Q/m, तरंग दैर्ध्य, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, 9 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। अभी और भी पॉइंट्स हैं, अभी और भी पॉइंट्स है, अभी टोटल जो है 14 पॉइंट्स है, उसमें से अभी 9 हुए हैं, अभी भी 5 बचे हुए हैं भाई, घबराइयो मत, घबराइयो मत, मैं बोला ना पूरा एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा भाई, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि बस फिर तो आपके एग्जामिनर बोलेंगे भैया कहाँ से पढ़ कर आए हो आप। हाँ इतना में 5 पॉइंट हो जाएंगे, निपट जाएंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आयनन क्षमता, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आयनन क्षमता, आयनन क्षमता, ठीक बा। चला देखा, भोजपुरी सबको आवत है ना? अगर भोजपुरी नहीं आत है तो फिर बोलना कि भैया हमको भोजपुरी नहीं आता है, तो फिर हम आपको पढ़ाएंगे अंग्रेजी में। अब आप बोलोगे अंग्रेजी भी नहीं आता है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा जाके श्रीलंका में बस जाओ, क्योंकि आपको उर्दू आता है ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो देखो, तो आयनन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा जो आयनन क्षमता होता है वो होता है अल्फा का, ठीक है। आयनन क्षमता सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक बोले तो बीटा से भी और गामा से भी। और आयनन जो घटना है ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूं, पहले ये समझ लो। बीटा से कंपेयर करता है अल्फा का तो वो होता है 100 गुना ज्यादा होता है, और गामा से अगर बेटा कंपेयर करे तो ये 10,000 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। गामा से अगर कंपेयर करे बेटा तो ये 10,000 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। बीटा का
बीटा का गामा से थोड़ा कम होता है, बीटा का गामा से कम होता है, ठीक है, गामा से बोल रहा हूँ, अल्फा से कम होता है, सॉरी अल्फा से कम होता है ना, अल्फा से कम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, अगर इसका कलर था हरा, कम होता है किससे भाई, अल्फा से, और सबसे कम आयनाइजिंग पावर क्या किसका होता है, गामा का, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे अधिक आयनन क्षमता। अब हम लोग आयनन क्षमता के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो आयनन होता क्या है, आयनन का मतलब होता है, देखो इधर पे, ये हम एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में बेटा हमने डाल दिया गैस, क्या डाल दिया, कोई तत्व, सोडियम क्लोरीन जो भी हो डाल दो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, इससे हम अल्फा किरण भेजते हैं, क्या भेजते हैं भैया, अल्फा किरण। ये जो अल्फा किरण जाएगा तो इससे ये क्या करेगा पता है, इसको आयनीकृत कर देगा, क्या कर देगा, आयनीकृत कर देगा। और आयनीकृत आपको क्या होता है मालूम है, आयनीकृत का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, आयनन आयनीकृत होना मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्याग। और जब ग्रहण होता है तब वो हो जाता है माइनस आयन, और है ना माइनस आयन, है ना माइनस आयन। और बेटा जब वो त्याग करता है तब वो हो जाता है प्लस आयन। मेरी बात समझ में आई, भेजे में गई कि नहीं गई, भेजे को बोलो, भेजे के अंदर भेजे उसको, है ना। वाह क्या कविता बता दिया हमने, वाह 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 भाई, ठीक है। चलो तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ चुके आयनाइजेशन क्या होता है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अगला पॉइंट, भेदन क्षमता, ठीक है। हम लोग अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं भेदन क्षमता, ठीक है। तो भेदन क्षमता की अगर बात करें, देखो अब भेदन क्षमता यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, भेदन क्षमता सबसे कम होता है अल्फा का, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। उसके बाद होता है आपका अधिक, ठीक है, बीटा का, और सबसे अधिक होता है आपका किसका मालूम, गामा का। देखो अब मैं समझाता हूं ये है क्या, भेदन क्षमता का मतलब क्या है। मान लो कि आपने एक प्लेट लिया, ठीक है, आपने एक प्लेट लिया और इस प्लेट का जो मोटाई है ना, ये मोटाई है, इस प्लेट का मोटाई है लगभग, मान लेते हैं हम लोग, कितना मान ले बताओ, इस प्लेट का, है ना, ओ बिल्ली मौसी क्यों कैमरा कर रही हो यार। देखो यहां से हम लोग इसको यहां से क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा किरण भेजेंगे, यहां से बीटा भेजेंगे और यहां से गामा भेजेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब देखो ये मान लो इसका जो थिकनेस है, ये जो प्लेट है, ये कोई एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी भी चीज का, ये कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, एल्यूमिनियम बोलो या किसी भी चीज का। तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल जो मोटाई है इसका 10 सेंटीमीटर है, टोटल जो है बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग समझा देंगे, हम समझ में आ जाएगा। देखो जो जब अल्फा किरण जाएगा तो वो पता है, जब अल्फा किरण जाएगा तो वो अप्रोक्सीमेट 3 से 4 सेंटीमीटर तक को भेद कर पाएगा, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर घुस पाएगा, प्लेट के अंदर वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक अंदर जा पाएगा, ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और हवा में, ये तो प्लेट है, लेकिन हवा एयर में अगर बात करें, हवा में अगर बात करें तो ये 3 से 8 सेंटीमीटर तक जा सकता है। वहीं पर अगर बीटा की बात करें,
बीटा तक बात करें तो ये हवा में अगर बात करें तो ये कुछ फ्यू मीटर्स तक जा सकता है। फ्यू मीटर्स मतलब 3-4 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब वो समझ रहे हो कितना भेद देगा, कितना अंदर तक जा सकता है। अगर हमारे बॉडी पर गया तो बॉडी को कितना अंदर तक भेद देगा। अगर वो 4 मीटर ही अगर जाता है, मान लेते 4 मीटर, तो 4 मीटर मतलब हमारा बॉडी तो भाई 4 मीटर का मोटाई नहीं होता है हमारा बॉडी का, लगभग देखा जाए तो। हाँ, अगर हम लोग सामने से देखें तो अप्रोक्सीमेट कितना ही होगा भाई, मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। और अगर कोई मोटा आदमी हुआ तब तो फिर हो सकता है थोड़ा सा अंदर जाते जाते रुक जाए, लेकिन सोचो कितना अंदर तक जा सकता है। और जो गामा होता है बहुत ज्यादा, ये लगभग गामा जो होता है, एयर की बात करें तो लगभग 100 मीटर तक भेद कर देगा। गामा किरण 100 मीटर तक अंदर घुस जाएगा भाई, 100 मीटर तक, ठीक है। और इसका मतलब हम लोगों ने भेदन क्षमता में क्या सीखा? भेदन क्षमता में सीखा कि यहां पर देखा जाए तो सबसे कम अल्फा का होता है भेदन क्षमता, बीटा का अल्फा से ज्यादा होता है, और गामा का सबसे ज्यादा होता है। गामा का सबसे ज्यादा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है? भेदन क्षमता तीनों किरणों को भेदन क्षमता के आधार पर सजाएं, तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो बस क्रम आपको दिखा दिया गया है। आयनन क्षमता में भी क्रम दिखा दिया है मैंने, चुंबकीय क्षेत्र में भी क्षमता दिखा दिया है मैंने, और विद्युत क्षेत्र में भी बढ़ता क्रम या घटता क्रम दिखा दिया है मैंने। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पर, ठीक है। चलो 12 नंबर पे हम लोग बात करते हैं किसी सब्सटेंस को रोकना, मतलब है ना, कौन सब्सटेंस इसको रोक सकता है ना, कौन सब्सटेंस रोक सकता है? तो पदार्थों से रुकना, ठीक है। तो अगर अल्फा की बात करें तो ये पतला जो पेपर होता है ना, पेपर जो हम लोग लिखते हैं, कागज, वो कागज से रोका जा सकता है, कागज इसको रोक सकता है। या मनुष्यों का स्किन जो त्वचा होते हैं, है ना, त्वचा, हमारी त्वचा भी रोक सकती है इसे। और अगर मैं बात करूं बीटा का, तो बीटा जो होता है 1 मिलीमीटर का लीड या फिर 3 मिलीमीटर का एल्यूमिनियम फॉइल इसको रोक सकता है ना। 1 मिलीमीटर का लीड, है ना, लीड, या फिर बोले तो 3 मिलीमीटर तक का एल्यूमिनियम का पत्ता इसको रोक सकता है। और अगर हम लोग बात करें गामा का, तो ये 30 सेंटीमीटर का आयरन प्लेट जो है इसको रोक सकता है ना। 30 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का लोहा, है ना, लोहा। या फिर ये भी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ एक मीटर का जो कंक्रीट, समझते हो, कंक्रीट, सीमेंट, है ना, वो रोक सकता है। सीमेंट बालू, वो जो कंक्रीट होता है वो रोक सकता है। कंक्रीट वो कुछ 1 मीटर, है ना, कुछ 1 मीटर का कंक्रीट इसको रोक सकता है, ठीक है। मतलब उसके द्वारा, इन सब के द्वारा ये लोग रोके जा सकते हैं, ठीक है। जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या पता कभी काम आ जाए, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अगला पॉइंट है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट की बात कर लें, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका कोई उतना असर नहीं होता। फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, को प्रभावित करना, तो इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है, इसका उतना कुछ असर नहीं होता। बीटा की बात करें तो ये जो है ये कुछ प्रभावित करता है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित करता है ना, प्रभावित करता है। और अगर मैं बात करूं गामा का, तो गामा जो है ये प्लेट जो है, मतलब ये और भी ज्यादा प्रभावित करता है फोटोग्राफिक प्लेट को, ठीक है। इसमें फोटोग्राफिक प्रभावित करके, मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि प्रभावित करके प्रदीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब एक तरह से रोशनी उत्पन्न करती है, करके प्रदीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब रोशनी उत्पन्न करती है, ठीक है, रोशनी उत्पन्न करती है, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई?
ओके, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, हम लोग आ जाते हैं जैविक, जो जैविक डैमेज को क्या बोलेंगे, जैविक जैवीय खतरा। इन तीनों से जैवीय खतरा क्या है? जैवीय खतरा, अगर इन तीनों का जैवीय खतरा से तुलना करें तो सबसे पहला आ जाता है हमारा अल्फा। अल्फा जो है कुछ हद तक डैमेज करता है, कुछ हद तक जो है हमारा जला देगा, त्वचा को जला सकता है ना। त्वचा को ज्यादा देर तक रहने पर त्वचा जल सकती है, जल सकती है अधिक देर तक रहने पर, अधिक देर रहने पर है ना। उसके सामने अगर आप स्किन पर आप अल्फा किरण को पास कर रहे हो तो आपने थोड़ा सा हल्का सा भेजा तो ठीक है, और अगर आप ज्यादा देर तक उसको रखते हो तो आपका त्वचा जला सकती है वो। अगला है जो बीटा, तो बीटा के बारे में बात कर ले अगर हम लोग, तो ये जो बोल रहा है रेडिएशन डैमेज, मतलब आपका जो है असाध्य ज्वलन उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब जो जिसको असहनीय, मतलब सहा नहीं जा सकता, असहनीय ज्वलन, असहनीय ज्वलन त्वचा में, है ना, त्वचा पर, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें गामा का, तो गामा का तो भाई छोड़ दो ये कोशिका को मार सकता है, कोशिका को मार सकता है, मार देता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका उपयोग कैंसर का जो कोशिका होता है उसको मारने के लिए होता है। अब अगर ये अंदर ढुकता है तो कैंसर का कोशिका जहां पर होता है उसको ये क्या कर देता है? पूरी तरह से डैमेज कर देता है। मेरी बात समझ में आई? आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियो सक्रियता का टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन और रेडियो सक्रियता से होने वाले जो 3 किरण हैं उनके बारे में बताया। आप उम्मीद कर सकते हो अभी भी चैप्टर्स का आगे का कहानी बचा हुआ है भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अच्छा, उससे पहले हम लोग कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, देखो कृत्रिम रेडियो सक्रियता जो है सबसे पहले क्यूरी, जो मैडम क्यूरी हैं उन्हीं का बात हो रहा है। मैडम क्यूरी और तथा एफ जॉलियट ने पता लगाया था, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या था, कृत्रिम रेडियो सक्रियता का एक उदाहरण दूं, तब प्रोटॉन का जन्म होता है जब उन लोगों ने एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, एल्यूमिनियम का चादर लिया और उस पर अल्फा कणों का अल्फा मतलब ये एल्यूमिनियम का फॉइल है, ठीक है, और इस पे अल्फा कण भेज दिया। तो अल्फा कण भेजने से क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन्स बहुत सारे उत्पन्न होने लगे, प्रोटॉन्स बहुत सारे उत्पन्न होने लगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल है 13 एल्यूमिनियम 27 और उस पर जो है हीलियम, है ना, तो ये हीलियम ही है क्या, अल्फा किरण, ठीक है। जब इसका बारिश किया गया, ठीक है, अल्फा किरण को भेजा गया एल्यूमिनियम पर, तब वहां से निकला फास्फोरस, ठीक है, अरे यार फास्फोरस, ठीक है, और प्लस क्या निकला भाई, न्यूट्रॉन नहीं था, न्यूट्रॉन नहीं था, है ना, और भी है सिलिकॉन, फिर फास्फोरस से भी किया गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल इनफ है आप लोगों को याद रखने के लिए, और अगर कोई एग्जांपल होगा तो मैं है, बट ठीक है, एक एग्जांपल काफ़ी है। ये न्यूट्रॉन है आपका, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो ये है इसके उपयोग, है ना, इनके उपयोगों के पे आ जाते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। रेडियो सक्रियता का उपयोग अगर हम लोग बात करें, रेडियो सक्रियता का उपयोग, देखो मुझे नहीं लगता एक दिन में ये चैप्टर खत्म करना होगा, तो मैं ये टॉपिक लास्ट करवा रहा हूँ,
क्योंकि 66 मिनट हो चुके हैं, मतलब अप्रॉक्स 1 घंटा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा ना। कंटिन्यू बोलना, बीच बीच में रुक के बोलना होता है तो वो अलग बात होता है। हाँ, इसका उपयोग की बात करें तो बहुत जगह इसका उपयोग है, बहुत मज़ेदार इसका उपयोग हैं। देखो, पहला नंबर पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे उपयोग हैं, उसमें से पहला नंबर बोल रहा है परमाणु संरचना का यथार्थ ज्ञान मिलता है। ठीक है, परमाणु संरचना का ज्ञान होना। परमाणु संरचना मतलब देखो भाई, अगर हमारे पास ये सब किरण नहीं होता, जो भेदन क्षमता होता जिसमें, अगर वो सब किरण नहीं होता तो हम एक एटम के अंदर जा कैसे पाते, पता कैसे कर पाते कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही तो ये लोग डिफ्लेक्ट होता है ना। जो ऋणात्मक किरण होगा उसको अगर हम एटम के अंदर भेजेंगे, परमाणु के अंदर भेजेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, लेकिन प्रोटॉन से वो विकर्षित होगा। उसी तरह अगर कोई धनात्मक किरण है, उसको अगर परमाणु के अंदर भेजे तो वो न्यूक्लियस से विकर्षित होगा, सॉरी ऋणात्मक किरण है तो वो न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होगा और इलेक्ट्रॉन से विकर्षित होगा, और कहीं पर एक खाली जगह दिखेगा तो वो वहां से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने परमाणु संरचना का ज्ञान में, परमाणु संरचना का ज्ञान में इसका उपयोग होता है, मतलब इसके बारे में पता करने में। दूसरा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आइसोटोप्स के बारे में पता करने में, है ना। आइसोटोप्स जिसको हिंदी में कह सकता हम लोग समस्थानिक के बारे पता करने में। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये तीसरा नंबर बोल सकते हो कि बहुत सारे पुरानी चीजें होती है, जैसे जीवाश्म हो गया, वृक्ष हो गया। ठीक है, उन सब का उम्र पता करने में हम लोग रेडियो सक्रियता का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो है रोग, मतलब पौधा वृद्धि होता है फसल वगैरह में, तो उसमें जो रोग लग जाता है उसमें हम लोग आइसोटोप्स का उपयोग करके उन बीमारियों को दूर करते हैं। ठीक है, और एक बात सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है कि रेडियोधर्मिता का उपयोग क्या एवोगाड्रो की संख्या के मान की गणना करने में होता है, तो आंसर है आपका हाँ, रेडियोधर्मिता का उपयोग एवोगाड्रो की संख्या के मान की गणना करने में किया जाता है। अगला बात हम लोग अगर बोल सकते हैं तो जैसे रेडियो सक्रियता से नए मौलिक तत्व, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, है ना, एक एटम के अंदर और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि है न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो तो आप लोगों ने सुन रखा है। पॉजिट्रॉन के बारे में नहीं सुना है अभी तक आप लोगों ने, तो पॉजिट्रॉन के बारे में बताता हूं आपको। पॉजिट्रॉन के बारे में पता करना या फिर ड्यूट्रॉन के बारे में पता करना, ये सब रेडियो सक्रियता की वजह से आज संभव हो पाया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मेडिकल उपयोग में, अगर हम लोग रोगों का उपचार करने में, कैंसर से लड़ने में, ठीक है, उसमें उपयोग किया जाता है इसका। उसके बाद है आयु पता करने में, वो तो आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन, इकाई, रेडियो सक्रियता की इकाई, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं बता दूं इसकी इकाई जो है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये रहा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब देखो, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब क्या, हर एक सेकेंड वो किरण को क्या करता है, ये करता है, रेडिएट करता है, मतलब निकालता है ना। तो इसका जो ये होता है, इकाई होता है, वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन, है ना, पर सेकेंड। अब समझो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है भाई, डिस मतलब उल्टा, और इंटीग्रेशन मतलब तोड़ना, सॉरी इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, तो ये उल्टा होता है, टूटता है, हर एक सेकेंड जो है एक किरण निकलता है, तो इसको यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं। और याद रखना, ये जो
वैज्ञानिक थे हमारा मैडम क्यूरी, और हमारा नहीं, पेरी क्यूरी की वाइफ, हम नहीं कह सकते कुछ, ठीक है। उनका जो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये चीज़ें क्यूरी में भी हम लोग व्यक्त करते हैं इसको। तो एक क्यूरी जो होता है 1 क्यूरी, है ना, 1 क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे होता है 3.7 इंटू 10 के पावर में 10 डीपीएस बोले तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। और ये इक्वल होता है 10 टू द पावर 6 मतलब, या इसको रदरफोर्ड भी बोल सकते हैं, रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट का नाम है, और इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डीपीएस होता है। मतलब ये सब कैलकुलेशन है जो अभी आप लोगों को सिखाया नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। कहानी खत्म। तो आज का क्लास में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ से बताओ तो यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव जो है, एक रेडियो सक्रियता जो है एक नाभिकीय प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? नाभिकीय प्रक्रिया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि अल्फा किरण जब उत्सर्जित होगी, बीटा किरण उत्सर्जित होगी, और जब गामा किरण उत्सर्जित होगी तो किसी नाभिक में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। क्योंकि भाई हम लोगों ने अभी क्या ही पढ़ने का प्लान बनाया। नेक्स्ट पार्ट में बोला कि रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय प्रक्रिया है, तो ऑब्वियसली जब अल्फा बीटा गामा निकलेगा तो उससे क्या परिवर्तन आएगा उनके नाभिकों में, ये हम लोग पढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, और उम्मीद करूंगा अगला पार्ट हम लोग खत्म करें। हाँ, अगला पार्ट हम लोग अप्रॉक्स 1.5 घंटे का मैं प्लानिंग करूंगा पूरा एकदम श्योर। पहले इस पार्ट में देख लूं क्या रिस्पांस होता है आप लोगों का, समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।